गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू के फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो रूलिंग पार्टी है भारतीय जनता पार्टी एंड जो अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, इन दोनों की टसल की वजह से हमें पार्लियामेंट के अंदर बहुत केओस देखने को मिल रहा है। एक्चुअल में आप नोटिस कर पाओगे कि कांग्रेस के द्वारा मणिपुर का मुद्दा रेज किया गया, राइट। उस वजह से लोकसभा के अंदर काफी डिस्ट्रप्शंस देखने को मिले। ऑन द अदर हैंड बीजेपी लीडर्स की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस को अक्यूज किया कि कहीं ना कहीं उनके लिंक हैं जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं सोरोस, उसके साथ हो गया। प्लस एट द सेम टाइम जो धनखड़ जी हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, उनके अगेंस्ट भी काफी सारे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि वो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों की वजह से ना कहीं जो पार्लियामेंट है वो सुचारू ढंग से यहाँ पे काम नहीं कर रही है। अब आप पूछोगे इसमें नुकसान किसका है। देखो, इसमें नुकसान पता किसका है? मेरा और आपका। हम लोग जो टैक्स पेयर्स है ना, इनका नुकसान है। आप पूछोगे कैसे? देखो, दरअसल में ना पार्लियामेंट को 1 मिनट चलाने के लिए 2.5 लाख रुपए का खर्चा आता है। 2.5 लाख रुपीज पर मिनट इज स्पेंट ऑन रनिंग द पार्लियामेंट। और अगर हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो अच्छे से इसको रन नहीं करेंगे, ठीक है, किसी की वजह से भी हो, पर अगर अच्छे से रन नहीं हो रहे, तो कहीं ना कहीं ये पैसा किसका खर्च होगा? मेरा और आपकी जेब से ये पैसा जा रहा है। तो दिस इज अ वेरी नेगेटिव थिंग कि हम पार्लियामेंट को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, पॉलिसी मेकिंग नहीं हो रही है, डिसरप्शन पे डिसरप्शन होते जा रहे हैं। तो इस वजह से इम्पैक्ट हमारे और ऊपर ही आ रहा है। दोस्तों, डेट है आज की 12 दिसंबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करें दैट इज यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ 2024। देखो, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपने एनवायरनमेंट पढ़ा होगा, तो शायद आप लोगों ने ना गार्डगिल कमेटी, है ना, सुना होगा इसके बारे में। अभी मैं डिस्कस भी कर लूंगा। तो दरअसल में जो गार्डगिल कमेटी है, इनका पूरा नाम क्या है? माधव गाडगिल जी। ये बहुत ही फेमस इकोलॉजिस्ट रहे हैं एंड इसी कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको 2024 चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये पर्टिकुलर अवार्ड इनको यहाँ पे दिया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। दरअसल में अगर किसी कोई पर्सन ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पे एक तरह से उसी काम के लिए करी है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ पे दिया जाता है। आप नोटिस कर पाओगे यूएन ने ना ये दरअसल में 2005 से इस तरह से अवार्ड देना स्टार्ट किया उन लोगों के लिए जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी लाइफ के अंदर एनवायरमेंट कंट्रीब्यूशन के लिए काम किया है। इसके साथ ही आप नोटिस कर पाओगे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनको भी आज से 6 साल पहले यानी कि 2018 के अंदर ना पॉलिसी लीडरशिप के लिए अवार्ड मिला था। दरअसल में ना अलग अलग कैटेगरीज हैं। एक होता है जैसे लाइफ टाइम अचीवमेंट हो गया, ये माधव गाडगिल जी को इस बार दिया गया है। और भी कैटेगरीज है जैसे आपका पॉलिसी लीडरशिप, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, यहाँ पर और अलग अलग देशों के जो लोग हैं ना उनको यहाँ पे दिया गया है। तो दरअसल में जो मोदी जी को मिला था ना 2018 के अंदर, वो पॉलिसी लीडरशिप के अंदर मिला था, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज की वजह से इन्वायरमेंट को बेहतर कैसे करना है ना, वो सब चीजें करने के लिए उनको यहाँ पे ये अवार्ड मिला था। ये कौन देता कौन है? यूनेप। यूनेप क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसको फाउंड किया गया था 1972 के अंदर। दरअसल में आप लोग जानते होंगे 5 जून 1972 को कॉन्फ्रेंस होती है जिसको हम यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट के नाम से जानते हैं। ये हुई थी स्टॉकहोम, स्वीडन के अंदर, राइट। जब ये पर्टिकुलर आपकी कॉन्फ्रेंस होती है उसी दिन को हम यहाँ पर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करना यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। एंड साथ ही साथ आप बाकी चीजें नोट कर पाओगे कि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था बन जाती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज कोऑर्डिनेट करने के लिए। एंड साथ ही साथ ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी एक ये लीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जैसे मैंने बताया चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड तो होता ही होता है जो भी माधव गाडगिल जी को मिला। इसके अलावा यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ, यहाँ पर जो यंग एनवायरमेंटल इनोवेटर होते हैं ना, उनको भी ये अवार्ड देता है यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का। ठीक है, अब थोड़ा सा हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं गाडगिल कमेटी के बारे में। दरअसल में जो गाडगिल कमेटी है ना एंड उसके बाद जो के कस्तूरीरंगन कमेटी आई, ये दोनों कमेटीज किसके रिगार्डिंग थी? आपके वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग। माधव गाडगिल कमेटी ने दरअसल में ये बोला कि जो एंटायर वेस्टर्न घाट्स रीजन है ना, इसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया यहाँ पे डिक्लेयर कर देना चाहिए। ये थोड़े ज्यादा स्ट्रिक्ट था, मतलब ये पर्टिकुलर चीज यहाँ पर भी, हालांकि इन्होंने बोला 3 कैटेगरीज के अंदर इन्होंने बताया, सेट 1 2 3, है ना, ये सारे इनके काम रहे। इन्होंने काफी सारे बताया कि किस किस चीजों के ऊपर बैन्स लगाना है, जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हो गया, प्लास्टिक बैग, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, राइट, एंड न्यू हिल स्टेशंस, लैंड यूज में चेंजेस हो गया। ये सब चीजें हमें प्रोहिबिट करनी पड़ेंगी। ये गार्डगिल कमेटी के रिकमेंडेशंस थे। पर इसकी एक रिव्यू कमेटी आती है बाद में, दैट इज डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी। इन्होंने ये कहा कि टोटल 37% ऐसा एरिया होगा वेस्टर्न घाट्स का जिसको इकोलॉजिकली सेंसिटिव डिक्लेयर करने की जरूरत है। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर
जो अलग अलग कैटेगरीज बनाई, जैसे रेड कैटेगरी कुछ एक्टिविटीज ऐसी थी माइनिंग वगैरह, इनको बैन कर दिया। ऑरेंज कैटेगरी जो थी उनको हम रेगुलेट करेंगे। ग्रीन कैटेगरी वाली एक्टिविटीज को पूरी तरह से हम अलाउ कर देंगे। ये इस तरह से डॉक्टर के कस्तूरीरंगन कमेटी थी। तो ध्यान रखना, एक बार यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो कमेटीज है, गार्डगिल कमेटी या के कस्तूरीरंगन कमेटी, किसके साथ लिंक्ड है, तो पता होना चाहिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है, वेस्टर्न घाट्स की। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, स्नेक बाइट केसेस एज नोटिफाइबल डिजीज। देखो आप लोगों ने टर्म सुना है नोटिफाइबल। नोटिफाइबल का मतलब पता क्या होता है, अगर आपको वो बीमारी होती है ना, तो इन दी एंड वो सरकार को बतानी पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लेट से आपको बुखार हुआ, ठीक है, आप चले गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर आपको दे देगा दवा जो भी देनी होगी, है ना, बात खत्म। इतनी ही बात है यहाँ पे, ठीक है। पर अगर मान लो लेट से एक पर्सन है, उसको टीबी हुआ है और वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर भाई इसका टीबी का इलाज तो करेगा ही करेगा, बट एट द सेम टाइम ना ये सरकार को भी बताएगा कि हमारे पास एक बंदा आया था जिसका नाम है एक्स वाई जेड, इसकी एज है, ये सारे डिटेल्स है, ये बंदे को टीबी हो रखा है। ये सरकार को डेटा प्रोवाइड करेगा कि इतना पर्सन था, मतलब ये पर्सन था एंड इसको टीबी हुआ है। इसको बोलते हैं नोटिफाइबल डिजीज होना। जब भी कोई डिजीज को हम नोटिफाइबल डिजीज डिक्लेयर कर देते हैं ना, तो उस केस में जो भी डॉक्टर है, जो भी पर्टिकुलर आपके केमिस्ट हो गया या फार्मास्यूटिकल एजेंसीज हो गया, जिनके साथ भी वो डील कर रहा है, हॉस्पिटल्स हो गया, उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो पर्टिकुलर केस के बारे में वो सरकार को बताए, वो गवर्नमेंट को नोटिफाई करे। दिस इज द मीनिंग ऑफ नोटिफाइबल डिजीज। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्नेक बाइट वाले केसेस होते हैं ना, तो वो भी नोटिफाइबल डिजीज यहाँ पे उसको डिक्लेयर कर दिया गया है। इसके माध्यम से आप सोचो होगा क्या, अगर मान लो सरकार को ये आंकड़ा देते हैं कि हाँ जी भाई हमारे पास इतने मरीज आए, ये उसका नाम थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उससे पता क्या होता है, उससे हमें जल्दी पता लग जाता है कि कहीं आउटब्रेक तो नहीं होने लगा, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमें पता ही नहीं लग पा रहा और एक पर्टिकुलर बीमारी के जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टीबी हो गया, एचआईवी, कॉलरा, मलेरिया, डेंगू, हेपेटाइटिस, ये सारी कॉमन नोटिफाइड डिजीज है। कहीं ना कहीं सरकार तक आंकड़ा पहुंचेगा, सरकार उस आंकड़े को देखेगी तो पता लग जाएगा कहीं आउटब्रेक तो नहीं हो रहा, तो अर्ली वार्निंग एक तरह से हमें पता लग जाएगी, राइट। एंड उस हिसाब से हम कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज, अपने और जो मेजर्स हैं उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। अब ध्यान में ये रखना है कि यहाँ पर चलो सेंटर ने ही बोल दिया है, पर दरअसल में जो जिम्मेदारी होती है ना यहाँ पे इस चीज की, नोटिफाइबल की, ये स्टेट गवर्नमेंट की हमें रहती है। तो स्टेट के बेसिस के ऊपर यहाँ पर जो लिस्ट है नोटिफाइबल डिजीज की, वो बताते रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली इस चीज का हमें पता लगता रहता है। अब आप पूछोगे सर कि हम स्नेक बाइट्स के लिए ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे? द आंसर इज यस। हमारा एक नेशनल एक्शन प्लान फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ स्नेक बाइट एनवेनम है, ठीक है। दरअसल में इसको हमने 2023 में ही लॉन्च किया था एंड कोशिश ये थी कि 2030 तक ना जो स्नेक बाइट की वजह से डेथ्स और डिसेबिलिटीज होती है उसको हम आधा कर दें। तो इस पर्टिकुलर प्लान के माध्यम से अवेयरनेस कैंपेन्स जनरेट किए जा रहे हैं, ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग करी जा रही है एंड हमारे जो अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं वहां पे एंटी वेनम सप्लाई यहाँ पे किया जा रहा है, ताकि समय के ऊपर अवेलेबिलिटी हो, अगर किसी को स्नेक ने काट दिया है तो उसको यहाँ पे उसके जहर को हम यहाँ पे काट पाएं। इसके अलावा R&D यहाँ पे और बढ़ाई जा रही है एंड अकॉर्डिंगली कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी के रोल को भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। तो ये है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट प्लान स्नेक बाइट के केस के अंदर। आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज मार्बल डक। यहाँ पर आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं मार्बल डक। अब हुआ क्या है ना, ये जो मार्बल डक है, ये लास्ट टाइम जो हरियाणा में आपको जो आपका गुरुग्राम है वहां पे ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, वहां 1990 में पिछली बार दिखी थी, पर इस बार फिर दिख गई है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज हो चुकी है, मतलब 30 से भी ज्यादा 35 साल ईयरली हो चुके हैं लास्ट टाइम इसको इंडिया में देखे हुए। इंडिया में मतलब जो गुरुग्राम की बात कर रहा हूँ, सुल्तानपुर नेशनल पार्क की, वहां पर 35 साल पहले दिखी थी, आज इस बार दिखी है, तो कहीं ना कहीं बड़ा इंटरेस्टिंग ये हो जाता है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मार्बल डक भी बोलते हैं और मार्बल टील के नाम से भी इसको यहाँ पे जाना जाता है। इसके ना प्लूमेज की बात करें, यानी कि इसके फेदर्स की अगर हम बात करें, तो ग्रे ब्राउन कलर के इसके फेदर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। प्लस एट द सेम टाइम इसके ऊपर स्पॉट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अगर मैं बात करूं कहाँ कहाँ पे मिलती है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आप नोटिस कर पाओगे, जो पहले आर्टिक रीजन है, बेसिकली आपका जो रीजन जिसमें यूरोप आ गया, हिमालयाज के नदर्न साइड के ऊपर जो आपका एशिया वाला पार्ट हो गया, राइट, कुछ नदर्न अफ्रीका वाला पार्ट हो गया, ये सब रीजन्स के अंदर आपको मार्बल डक देखने को मिल जाएगी। अब जब थोड़ा सर्दियां हो जाती है, जैसे अभी सर्दियां आ चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा साउथ की तरफ ये माइग्रेट करती हैं, जिस वजह से हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर ये देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये ब्रैकिश वेटलैंड्स के अंदर थ्राइव करती हैं, बेसिकली 5 से 35 जो पीपीटी होता है उसके बीच में ये थ्राइव करती हैं। एंड आप नोटिस कर पाओगे ये अडेप्टेबल है काफी हद तक, एंड नेचुरल एंड आर्टिफिशियल वेटलैंड्स दोनों में थ्राइव करती हैं। ये जो मैं बात कर रहा था ना सुल्तानपुर नेशनल पार्क की, ये दरअसल में आपका आर्टिफिशियल ही है एक तरह से।
इसके अलावा अगर और हम बात करें, ये जो आपका मार्बल डक है ये ग्रेगेरियस है। ग्रेगेरियस मतलब लोगों के साथ रहना इसको काफी पसंद है, अकेले में नहीं रहती हैं ये। एंड इसके साथ साथ नॉन अग्रेसिव होती हैं एंड नॉन टेरिटोरियल होती हैं। इसके अलावा जो इनका मीटिंग पैटर्न रहता है वो जनरली ड्यूरिंग द ऑटम सीजन रहता है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको यहाँ पे जानने चाहिए। और IUCN स्टेटस इसका आपको नियर थ्रेटन देखने को मिल जाता है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क की बात करें तो गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में, हरियाणा के अंदर, आप यहाँ पर पिक्चर में देख भी पाओगे। ये रहा हमारा दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के बिल्कुल साथ में आपको यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से इसको रामसर साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। एंड ये एक बर्ड वॉचर्स पैराडाइज भी माना जाता है। बेसिकली यहाँ पर लोग जाते हैं ना तो बहुत अच्छे से इनको बर्ड्स दिख जाते हैं, तो उनके लिए एक तरह से हेवन इसको माना गया है। ये मैन मेड लेक है एंड इसको मैनेज कौन करता है? हरियाणा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं मार्बल डक के बारे में। आगे आते हैं, अगला हमारा टॉपिक है वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन 14 डायमंड बैटरी। देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये वाली चीज है। अगर हम बात करें, देखो बैटरीज के बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, है ना। अब कुछ ना इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज हुई हैं किनके द्वारा? यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल एंड यूके एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के द्वारा। इन्होंने दुनिया की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी यहाँ पर डेवलप कर दी है, जो कहीं ना कहीं हजारों सालों तक चल सकती है। दरअसल में पता क्या है, आप लोग जानते होंगे कार्बन 14 के बारे में, C14, है ना। तो कार्बन 14 जो होता है वो एक क्या है? वो कार्बन का एक आइसोटोप ही तो है, राइट। पर ये जो कार्बन का आइसोटोप है ना, इसकी जो हाफ लाइफ है वो 5700 ईयर्स है। कहने का अर्थ क्या? इतने लंबे साल चलने के बाद भी जो बैटरी है उसके पास अभी आधी पावर अभी भी रिटेन होगी। और इसकी बैटरी का साइज अपने आप में बहुत छोटा है। अब कार्बन 14 ही क्यों चूज किया गया? कार्बन 14 इसलिए चूज किया गया क्योंकि ये शॉर्ट रेंज रेडिएशन को एमिट करता है। अब शॉर्ट रेंज रेडिएशन को एमिट करेगा तो बहुत आराम से किसी भी सॉलिड मटेरियल के द्वारा वो अब्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और इसको सेफली कहां पे रखा गया है? इन द फॉर्म ऑफ अ डायमंड। आप जानते हो, जैसे बोलते हैं डायमंड्स आर फॉरएवर, है ना। तो डायमंड्स के अंदर है तो लंबे समय तक चलेंगे, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे इस हार्डेस्ट सब्सटेंस से कोई भी शॉर्ट रेंज रेडिएशन जो होगा वो एस्केप नहीं कर पाएगा। जैसे सोलर पैनल काम करते हैं ना, उसी तरह से ये काम करेंगे। पर सोलर पैनल में क्या होता है? वहां लाइट्स होती हैं। यहाँ पर क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं? यहाँ पर हम बात करें इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे विद इन द डायमंड स्ट्रक्चर, उसके माध्यम से हम बैटरी ऑपरेट कर पाएंगे कई हजारों सालों तक। ये यहाँ पर इसका फायदा आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे, ठीक है, मैंने बताया, जैसे बताया डायमंड स्ट्रक्चर के अंदर इनकेस रहेगी तो कोई लीकेज वगैरह भी यहाँ पे नहीं होगा। अब इसके एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें ना, तो आप नोटिस कर पाओगे कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके स्पेसक्राफ्ट ट्रैकिंग हो गया, या फिर स्पेस के अंदर इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग पावर है, मैंने बताया ना, इसकी हाफ लाइफ ही 5700 ईयर्स है। तो बहुत लंबे समय तक ये यहाँ पे काम कर पाएगा। तो अलग अलग आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी जो टैग्स होते हैं उनको पावर देने के लिए यहाँ पे मदद करेगा। तो ये स्पेस के अंदर तो ये बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें मेडिकल डिवाइसेस की, जैसे पेस मेकर, हेयरिंग एड, ऑकुलर डिवाइसेस, उनके अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड लास्टली अगर हम बात करें, यहाँ पर ना न्यूक्लियर वेस्ट को मैनेज करने के अंदर भी हेल्प करेगा। कैसे? क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे न्यूक्लियर वेस्ट से आप अगर कार्बन 14 को एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो न्यूक्लियर वेस्ट यहाँ पे थोड़ा हद तक मैनेज हो जाएगा। ओवरऑल रेडियो एक्टिविटी भी कम हो पाएगी एंड उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे इस बैटरी में कर पाएंगे। तो कॉस्ट वगैरह भी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो ये सारे बेनिफिट्स इसके रिगार्डिंग देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है गूगल की विलो चिप के बारे में। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। देखो अभी तक ना, जैसे हम बात करते थे हमारे पास अच्छे अच्छे सुपर कंप्यूटर्स हैं, राइट, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं काफी जल्दी, राइट। अब एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने के लिए 10 सेप्टिलियन ईयर्स लगते हैं। सेप्टिलियन मतलब होता है 10 टू द पावर 24, और अगर 10 सेप्टिलियन है तो 10 इंटू 10 टू पावर 24, यानी कि 10 की पावर 25 साल, इतने यहाँ पे साल लगेंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर गूगल ने क्या किया है? गूगल ने एक नई चिप डेवलप करी है जिसका नाम है विलो। ये विलो ने पता क्या किया? ये जो प्रॉब्लम जिसको 10 टू द पावर 25 साल लगेंगे सॉल्व करने के लिए, वो 5 मिनट से भी कम समय के अंदर यहाँ पे सॉल्व कर दी है। तो अपने आप में बड़ी ही अच्छी डिस्कवरी है, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग डिस्कवरी है, देखने को मिल जाएगी। आप पूछोगे ऐसा क्या है सर ये विलो चिप के अंदर? दोस्तों विलो चिप दरअसल में गूगल की नेक्स्ट जनरेशन क्वांटम कंप्यूटिंग चिप आपको देखने को मिल जाएगी, जिसको कहीं ना कहीं आप नोटिस कर पाओगे हमारे जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाएगा। इसको बनाया गया है आपका जो सेंट बारबरा, कैलिफोर्निया, USA में जो गूगल की फैसिलिटी है वहां पर। आप लोग ना दरअसल में रेगुलर चिप्स, जिसको हम बिट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में जानते होंगे। दरअसल में रेगुलर चिप्स में क्या होता है, बिट्स का इस्तेमाल होता है जो कहीं ना कहीं या तो 0 या 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। पर अगर हम बात करते हैं क्वांटम चिप्स की,
वहां पर इस्तेमाल होते हैं क्यूबिट्स। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी हुआ है। क्यूबिट्स में क्या होता है, 0 या 1 या दोनों साइमल्टेनियस भी आप एक तरह से उनको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, सुपरपोजिशन। एक और भी प्रिंसिपल होता है इंटेंगलमेंट का, वो भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। तो ये सुपरपोजिशन वाले प्रिंसिपल की वजह से ना कहीं जो कैलकुलेशन होती है बहुत तेज हो जाती हैं। तो इसी पर्टिकुलर जो विलो चिप है, इसका इस्तेमाल अलग अलग जगह में किया जा सकता है। ड्रग डिस्कवरी हो गया, फ्यूजन रिसर्च हो गया, है ना, बैटरी डिजाइन हो गया एनर्जी स्टोरेज के लिए। इस तरह से अलग अलग एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसके माध्यम से आप नोटिस कर पाओगे कि ये जो सर्किट्स हैं, मतलब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर पाएंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जो क्यूबिट्स होती हैं उनको कूल किया जाता है, तो बहुत लो टेम्परेचर, जस्ट अबव एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, ताकि कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशंस हैं वो कम हो पाए। ये सारा तरीका यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है गूगल के द्वारा इस चीज़ को करने के लिए। बाकी क्वांटम के जो एरर्स वगैरह होते हैं उसको भी कम करने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। तो एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव यहाँ पे कर दी है। तो ये सब चीज़ें थी जो यहाँ पे गूगल की नई डिस्कवरी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है वॉरेन्स रेडार सिस्टम। ये देखो, जो पर्टिकुलर रेडार सिस्टम है ना, ये दरअसल में इंडिया ने ऑलमोस्ट यहाँ पे फाइनल कर दिया है विद रशिया फॉर $4 बिलियन डिफेंस डील जो हुई है दोनों देशों के बीच में। दरअसल में आप नोटिस कर पाओगे, पहली बात, ये जो डील है ना, ये भारत की डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे हमारे जो अलग अलग सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने में मदद करेगा। इसके अलावा यहाँ पर आप नोटिस करोगे, दिस इज अलाइनिंग विद मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, क्योंकि जो 60% रडार के कंपोनेंट्स होंगे ना, वो भारत के अंदर डोमेस्टिकली ही मैन्युफैक्चर होंगे। अब आप पूछोगे है क्या, देखो जैसा कि नाम में मेंशन ही है, ये एक रडार सिस्टम है। तो इस पर्टिकुलर रडार सिस्टम के माध्यम से हम जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको डिटेक्ट और ट्रैक कर पाएंगे बहुत लंबे डिस्टेंस से ही। तो कहीं ना कहीं भारत का जो मिसाइल अटैक अर्ली वार्निंग सिस्टम का एक पार्ट बनने जा रहा है, ठीक है, जिसके माध्यम से किसी भी तरह के जो अलग अलग मिसाइल थ्रेट्स होते हैं, स्पेस एक्टिविटी होती हैं, उनको हम प्रॉपरली यहाँ पे डिटेक्ट कर पाएंगे अगेंस्ट डाइवर्स थ्रेट्स। इसके साथ ही आप नोटिस करोगे यहाँ पर क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है बाकियों से बहुत, जो हमारे पहले के जो रडार सिस्टम थे उससे काफ़ी एडवांस है और कॉम्प्लेक्स भी कम है एज कम्पेयर टू द प्रीवियस सिस्टम। इसके अलावा मल्टीपल डायरेक्शन से हम कहीं ना कहीं चीज़ों को डिटेक्ट कर पाएँ, उसके लिए ना यहाँ पर फेस्ड एरे टेक्नोलॉजी हमारे पास है, जिसके माध्यम से एंटीनास को हम अरेंज कर पाएंगे, ताकि कोई भी डायरेक्शन से आ रही हो हमारे ऊपर जो मिसाइल्स वगैरह हैं उसको हम डिटेक्ट करके उस चीज़ को न्यूट्रलाइज कर पाएँ। तो ध्यान ये रखना है कि ये जो डील है ये रशिया के साथ हुई है इस पर्टिकुलर रडार सिस्टम के रिगार्डिंग, राइट। अब दोस्तों चल लेते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। ये है आपके सामने पहला एमसीक्यू, काफी आसान सा ही है, पहले डिस्कस भी किया हुआ है, तो इसका आंसर आप बताना क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, विद रिगार्ड्स टू कि कौन सी कंट्री सक्सेसफुल रही हैं मून तक पहुंचने के लिए। एंड क्वेश्चन 3 आपका रहेगा विद रिगार्ड्स टू इनटेंजिबल इन्वेस्टमेंट, इनमें से कौन कौन सी है। तो तीनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। कल जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन कौन से ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को हैं, फॉरेनर्स को नहीं है, देखो काफी लोगों ने रटा भी होगा, मतलब 15, 16, 19, 29, 30 ये चीज करके काफी लोग यहाँ पे इसको याद भी करते हैं। और अगर आपको पता हो तो उससे भी आपको अच्छी बात है। यू मस्ट नो कि हाँ, जैसे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 15 के अंतर्गत आ जाता है, तो ये केवल और केवल भारतीय नागरिकों को ही है। इसके अलावा कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स भी भारतीय नागरिकों को ही है। एंड अगर 19 की बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया, ये सारे भी ओनली टू इंडियन सिटीजन हैं। पर अगर हम बात करते हैं ना प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक वाली, ये दोनों को अवेलेबल है। तो एक्चुअली 1, 2 एंड 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको संविधान के आर्टिकल्स की जानकारी है तो बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने यहाँ पे सारी मेंशन कर भी दिए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ना, अगर आपने लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालना है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वोट डालना है, वो भी भारतीय सिटीजन ही डाल सकता है। अगर आपको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ना है, स्टेट लेजिस्लेटिव का चुनाव लड़ना है, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी एन इंडियन सिटीजन। इसके साथ साथ हमारे जो अलग अलग ऑफिस हैं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस हो गया, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के गवर्नर, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल हो गया, इसके लिए इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, राइट। अगला दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन था नीपा वायरस के रिगार्डिंग। पहला कह रहे हैं ये नॉन जूनोटिक है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ये जूनोटिक है। बेसिकली एनिमल से ह्यूमंस तक यहाँ पे फैल सकता है, या फिर डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली फैल सकता है, या फिर कहीं ना कहीं जो कंटेमिनेटेड फूड होता है उसके माध्यम से ये फैल सकता है। तो इसके लिए नॉन जूनोटिक नहीं है, दिस इज अ जूनोटिक डिजीज। इसके अलावा आरटीपीसीआर के थ्रू इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल। एंड इवन आपका जो एलिसा टेस्ट होता है ना, उसके माध्यम से भी इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तीसरे स्टेटमेंट की बात करें कि अभी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन नहीं है, यस, काम चल रहा है पर कोई प्रॉपर वैक्सीन हमारे सामने यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 2 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक और मैंने आपको होमवर्क दिया था, नॉर्थ सी के साथ किस किस कंट्री का यहाँ पे बॉर्डर टच होता है, यूपीएससी ने अभी 2024 में पूछा था। देखो इसको ना आप थोड़ा सा एक आइडिया भी ले सकते हो, जैसे अगर हम बात करते हैं ना फिनलैंड की, अब फिनलैंड यहाँ पर है ना,
एंड उसी तरह से अगर मैं बात करूं रशिया की, रशिया इस साइड आ गया, फिनलैंड रशिया यहाँ पे, और नॉर्थ सी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो अगर आपको एक आइडिया होता है कि यार फिनलैंड और रशिया तो काफ़ी दूर है, उससे भी आपका आंसर आ जाता। पर बाकी आप नोटिस कर पाओगे नॉर्थ सी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको यूनाइटेड किंगडम देखने को मिल जाएगा, नॉर्वे यहाँ पे इस साइड के ऊपर आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ हम बात कर सकते हैं डेनमार्क की, फिर नीचे आपको जर्मनी आपको देखने को मिल जाएगा, नीदरलैंड इज देयर, राइट, बेल्जियम इज देयर, फ्रांस है यहाँ पे, है ना। ये कंट्रीज आपको थोड़ा सा इनका आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। तो उसके माध्यम से भी आप कह पाओगे कि जो बी 2 और 3 है वो करेक्ट है, तो इस वजह से करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। अब दोस्तों बात करें अगर हम ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनका आप बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड लास्टली कल जो होमवर्क था इम्पीचमेंट नोटिस अगेंस्ट वाइस प्रेसिडेंट का, तो वो ये बात कर रहा है कि ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, नहीं, इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आर्टिकल 142 बात करता है कंप्लीट जस्टिस की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, यस दिस इज करेक्ट। सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो तमिलनाडु के अंदर नहीं है, वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।